नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें। रोजाना हमारी कहानी शाम 7:30 बजे पब्लिश होती है, यानी कि अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे पड़े हैं, ऐसे ऐसे लालची लोग पड़े हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं और दहेज के नाम पर अत्याचार करते हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के एटा जिले के में पड़ने वाली शहर कोतवाली के अंतर्गत एक कॉलोनी की। उसी कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार परिवार में मात्र 4 सदस्य रहते हैं। मुखिया जो रहता है घर का, उसका नाम मुकेश रहता है। मुकेश का जो बड़ा बेटा रहता है उसका नाम मनीष रहता है और छोटे बेटे का नाम पुनीत रहता है। और उसकी एक पत्नी भी रहती है। मात्र 4 लोगों का परिवार रहता है। सब कुछ अच्छा रहता है उस परिवार में। गाड़ी, पैसे, जो मकान रहती है, जो बिल्डिंग रहती है वो अभी हाई फाई रहती है। एरिया में बड़ा नाम रहता है। अब जब नाम रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन कहते हैं कि किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे अक्सर कर पैसे की कमी ही रहती है। वह चाहता है कि अगर कहीं से पैसे मिल रहे हो तो इतना मिल जाए तो उसका घर भर जाए। लालच जो इंसान के अंदर होती है वह कभी कम नहीं होती है, वह बढ़ती ही जाती है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो बेहद ही लालची होते हैं। अब ऐसे ही एक बिचौलिया उनके घर पहुंचता है और मुकेश से यानी कि मनीष के पिताजी से बातचीत करता है और कहता है कि आपका लड़का बड़ा हो गया है, आपके पास इतना धन दौलत है, गाड़ी घोड़े हैं, आप अपनी बेटे की शादी क्यों नहीं कर देते हो? घर में एक बहू आ जाएगी तो खुशियां भी आ जाएंगी। अब जो मुकेश रहता है उसके दिमाग में भी अब बात जाती है कि अब बिचौलिया यानी कि उसका एक दोस्त रहता है, वह अगुवाई का काम करता था, वह लोगों की शादियां कराता था। तो कहता है ये बात तो तुम सही कह रहे हो, अगर एक बहू आ जाती तो घर में रौनक आ जाती, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटे की शादी करूं। मैं चाहता हूं मेरा बेटा वैसे ही रहे। अब अगुआ समझ नहीं पाता, वह पूछता है कि आखिर ऐसा क्या है कि आप अपने बेटे की शादी अभी नहीं करना चाहते हैं? कहता है मुकेश की लड़के का पिता कि मैं अभी नहीं, कभी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जो लड़का है बड़ा मेहनती है, वह शादी विवाह में विश्वास नहीं रखता है। अगुआ कहता है ऐसा क्या है? मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जो बेहद ही खूबसूरत है और बेहद ही अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है और इसी शहर की रहने वाली है। दरअसल जो उसका पिता रहता है वह बेहद लालची किस्म का इंसान रहता है। वह कहता है कि मुझे दान दहेज काफी अच्छा चाहिए, क्योंकि समाज में लोग मुझे देखते हैं, मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मेरी इज्जत शौहरत है। दान दहेज अगर कम मिलेगा तो लोग क्या कहेंगे, लड़के को क्या मिला है, इतने पैसे वाले होकर कहाँ गरीब के घर शादी कर लिए। जो अगुआ होता है बिचौलिया, वह कहता है कि मैं काफी अच्छा खासा पैसा दिलाऊंगा, सब कुछ मिलेगा आपको, बस अब शादी के लिए हाँ कर दीजिए। अब मुकेश लड़के का पिता कहता है कि ठीक है, अगर तुम शादी कराना चाहते हो तो एक अच्छी सी लड़की देखकर अच्छा खासा दहेज दिलवाओ ताकि हमारा नाम और शोहरत हो। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। अब अगुआ अगले दिन पहुंचता है लड़की के घर। लड़की का नाम पिंकी रहता है। पिंकी के पिताजी भी काफी पैसे वाले रहते हैं, पढ़े लिखे समाज से शिक्षित व्यक्ति रहते हैं और अच्छा खासा पैसा रुपया रहता है, वो भी बिजनेसमैन रहते हैं। और जो पिंकी रहती है वो भी काफी खूबसूरत लड़की रहती है, पढ़ी लिखी लड़की रहती है। पिंकी के पिताजी को भी एक ऐसा वर चाहिए था जो बेहद ही पढ़ा लिखा हो, बिजनेसमैन हो। अब बिचौलिया जाकर उनके घर बताता है कि मैं एक लड़के को जानता हूं जो बेहद ही अच्छा है, देखने में सुंदर सुडौल लड़का है, हट्टा कट्टा लड़का है और बिजनेसमैन भी है, काफी अच्छा पैसा कमाता है, घर भी है, काफी अच्छा परिवार है, आपकी लड़की वहां बहुत खुश रहेगी। अब जैसे ही पिंकी के पिताजी यह सब सुनते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं खुद अपनी बेटी की शादी करने के लिए मैं उस घर जाना चाहूंगा। अगुआ वहीं रुक जाता है और कहता है ठीक है, कल सुबह निकलते हैं उनके घर। अगुआ फोन करके मनीष के पिताजी को, मुकेश को बताता है कि कल आपके घर लड़की वाले आ रहे हैं लड़के को देखने के लिए। अब जो मुकेश रहता है वह घर में जो भी चीजें कम रहती हैं उनको लाकर रख देता है और लड़के को कहता है कि कल तुम ऑफिस मत जाना, अपने
बिजनेस के सिलसिले में तुम घर पर ही रहना, तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। लड़का अपना सैलून जाता है, हेयर कटिंग वगैरह करा करके फिट फाट होकर घर पर रहता है। और अगले दिन लड़की पिंकी के पिताजी और अगुआ पहुंचते हैं मनीष के घर। मनीष के घर पहुंचते हैं तो जो पिंकी के पिताजी रहते हैं घर से बाहर ही, जब उतरने के बाद गाड़ी से जब बाहर घर को देखते हैं चारों ओर नजरों से, तो उन्हें घर बड़ा अच्छा लगता है। उस एरिया का सबसे सुंदर घर रहता है। वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं टाइल्स वाइल्स सब कुछ लगा हुआ है, चकचक घर है, काफी अच्छे लग रहे हैं लोग, काफी पैसे वाले लोग हैं। अंदर पहुंचते हैं, उनका स्वागत होता है। लड़की के होने वाले ससुर जी यानी कि पिंकी के ससुर जी मनीष के पिता मुकेश हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हैं, गले मिलते हैं, बातचीत होती है। लड़का आता है, चाय पानी कराता है। तो पिंकी के जो पिता रहते हैं वह एकटक नजरों से लड़के को देखते रहते हैं कि लड़का तो बेहद लंबा चौड़ा सुडौल लड़का है, लड़की उनकी बड़ी खुश रहेगी, सब कुछ अच्छा दिख रहा था। चाय पानी करने के बाद जब लड़की की बात आती है तो मनीष के पिताजी कहते हैं कि लड़का आपको कैसा लग रहा है। अब लड़की के पिता बोलते हैं कि लड़का तो काफी अच्छा है, मुझे पसंद है। अब आप भी घर आइए और लड़की को देख लीजिए और लड़के को भी लेकर आइए, ताकि लड़का लड़की एक दूसरे से मिल लेंगे। शादी उन्हें ही करनी है और आज के समाज में तो आप जानते ही हैं कि कहाँ क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। तो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब अगले ही दिन लड़के के पिताजी अपने बेटे मनीष को लेकर अच्छी अच्छी गाड़ियों के साथ पहुंचते हैं लड़की के घर यानी कि पिंकी के घर। वहां पर भी उनका अच्छा खासा स्वागत होता है। लड़के के पिता मुकेश देखते हैं तो घर परिवार सब कुछ अच्छा रहता है, काफी पैसे वाला लग रहा था। वहां उतरने के बाद जब लड़की चाय पानी लेकर आती है तो ससुर जो रहता है होने वाला मुकेश, वह लड़की को एकटक नजरों से देखने लगता है, घूर घूर कर देखने लगता है ऊपर से नीचे तक। लड़की उसे बेहद पसंद आती है और जब चाय पिलाने लड़की जाती है लड़के को चाय लेकर के, तो लड़का भी लड़की को देखने लगता है और लड़की भी लड़के को देखने लगती है। दोनों की नजरें मिल जाती हैं और जब दोनों की नजरें मिल जाती है तो दोनों एक दूसरे को नजरों ही नजरों में पसंद कर लेते हैं। अब नजरों ही नजरों में दोनों जब एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, लड़की अंदर चली जाती है। तो जो लड़की के पिताजी रहते हैं वह लड़के से पूछते हैं, बेटा लड़की कैसी लगी। लड़का कहता है, पिताजी लड़की काफी अच्छी है, मुझे पसंद है। अब अंदर जाकर जब पिताजी लड़की से पूछते हैं कि बेटा लड़का कैसा लगा, लड़की पिंकी बताती है कि लड़का भी बेहद अच्छा है, पिताजी मुझे पसंद है। अब दोनों जब परिवार पसंद कर लेता है एक दूसरे को, तब शादी की बातचीत के लिए एक डेट रखी जाती है। उस डेट पर पंडित जी को बुलाकर दिन वगैरह तैयार कराया जाए, किस दिन शादी की डेट निकल रही है। अब मनीष के पिताजी मनीष को लेकर घर चले जाते हैं और जाकर 2 दिनों तक कमरे में बैठकर बड़ा सोच विचार करते हैं। सोच विचार कर जब लड़की का फोन आता है अगुआ पर कि पूछिए उनको क्या चाहिए, दहेज वगैरह में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो जो मनीष के पिताजी होते हैं वह कहते हैं कि मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, मुझे दहेज नहीं चाहिए। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मैं अगर कुछ मांगू ना तो वह कुछ देना, कुछ तो देना चाहिए जिससे हमारी समाज में मर्यादा बनी रहे, शान शौहरत बनी रहे। अब अगुआ यह बात लड़की के पिताजी को बताता है कि उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने तरफ से कोशिश करिएगा कि उनकी भी इज्जत बनी रहे। अब लड़की के पिताजी बेहद समझदार रहते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं। लड़की की एक डेट निकलती है, शादी की डेट निकलती है। अब 22 दिसंबर को जो है दोनों की डेट निकलती है शादी की। अब शादी की डेट निकलती है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हो जाता है कि जो शादी की डेट होती है वह कैंसल कर दी जाती है। दरअसल उस समय जो लड़की की मां रहती है उसका देहांत हो जाता है। अब शादी की बात टल जाती है। अब जो लड़की लड़के रहते हैं एक दूसरे का नंबर लेकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, मिलने भी लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे को इस कदर चाहने लगते हैं कि जो लड़की होती है वह तरह तरह के सपने लड़के के साथ बुनने लगती है, तरह तरह की चाहते रखने लगती है, इच्छाएं रखने लगती है और छुप छुप कर परिवार वालों के नजरों से एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अब इसी बीच 1 साल गुजर जाता है। अब 2023 आ जाता है। तो 2023 में अक्टूबर में 17 अक्टूबर 2023
2023 में दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। अब दोनों की जब शादी फिक्स हो जाती है, बारात जाने वाली होती है। लड़की लड़के से बातचीत कर रही थी, प्यार भरी बातें करती थी, लेकिन जब भी लड़की लड़के से बात करती थी तो कहीं ना कहीं एक बात ऐसी रहती थी जहां पर लड़का रुक जाता था, वो कुछ बोल नहीं पाता था। अब शर्मिंदा हो जाता था लड़का, बेहद शर्मीला था, या फिर बात कुछ और थी, लड़की समझ नहीं पा रही थी। शादी होती है, शादी में बारातियों का काफी अच्छा स्वागत होता है, खान पान सब कुछ होता है। बारात विदा होती है, लड़की दूल्हे के साथ अपने ससुराल जाती है और ससुराल में लड़की का भव्य स्वागत किया जाता है। स्वागत करने के बाद अब बारी आती है सुहागरात की। सुहागरात के लिए माली को बुक किया जाता है, कमरे को फूलों से सजा दिया जाता है, महल को भी सजा दिया जाता है। भाई नई नवेली बहू आई हुई थी, दुल्हन आई हुई थी। रात के जब 10 बजते हैं, दुल्हन कमरे में पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन पति कमरे में जाने से डरता है। दुल्हन पति को फोन करती है और पूछती है कि कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं। मनीष बोलता है मैं अभी आ रहा हूं। घर परिवार वाले जबरदस्ती धक्का देकर कमरे में भेजते हैं, और जब पति मनीष कमरे में जाता है तो जाते ही लड़की को देखकर बेहद खुश होता है। कुछ देर बातचीत करता है और कहता है मैं बेहद थका हुआ हूं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूं। अब लड़की जैसे ही यह बात सुनती है, नई नवेली दुल्हन, उसकी बहुत सारे अरमान रहते हैं, बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं। अब वह दूल्हे से कहती है ऐसा भी क्या थके हो, थकी तो मैं भी हूं, कम से कम सुहागरात तो मना लेते हैं। लड़का कहता है पहले मैं नींद पूरी कर लेता हूं, फिर सुहागरात मनाऊंगा। लड़का सो जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो लड़की अपने ससुराल वालों से कहती है कि मेरी कल सुहागरात थी और आपका लड़का घर में जाकर सो गया, आखिर ऐसा भी क्या है। जो फोन पर लंबी लंबी बातें करता था, दरअसल वह बात यह अपने सासू माँ से कह रही थी। सासू माँ कह रही थी कि हो सकता है थका था, कोई बात नहीं है। अब लड़की को कुछ शक होने लगता है। अब अगले दिन जब लड़का कमरे में जाता है तो लड़की फिर कमरे में लड़के के साथ जाती है और सुहागरात मनाने की जब कोशिश करती है, उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है, तो लड़का तरह तरह की बातें करने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। लड़की को समझ में नहीं आता है और लड़की फिर से लड़के को जबरदस्ती अपने ही दूल्हे का एक एक कपड़ा निकालती है और उसके साथ खुद कपड़े निकालकर नग्न अवस्था में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जो दूल्हा रहता है वह अपनी ही दुल्हन को खुश नहीं कर पाता है और अपनी दुल्हन के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाता है। जब शारीरिक संबंध नहीं बना पाता है तो लड़की सब कुछ समझ जाती है और गुस्सा हो जाती है। दरअसल लड़का जो रहता है वह नपुंसक रहता है। अब लड़की परेशान हो जाती है और जाकर सास ससुर से कहती है कि आपका लड़का नपुंसक है, आप लोगों ने धोखे में शादी की है, वह तो कुछ कर ही नहीं सकता है। अब मेरा क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, मेरा क्या होगा। ससुर कहता है चिंता मत करो, लड़के का इलाज कराया जाएगा, थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं दूर हो जाएंगी, अगर ऐसा है उसके अंदर कमी है तो उसका इलाज है। अब लड़के को लेकर जबलपुर जाया जाता है। जबलपुर में एक अच्छा हॉस्पिटल रहता है, वहां उसका इलाज कराया जाता है। करीब 3 महीने हो जाते हैं, इलाज को लड़का सही नहीं होता है। अब जो पिता होता है ससुर, वह कहता है कि अभी कुछ समय और बचा हुआ है, डॉक्टर ने 6 महीने का समय मांगा है। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाता है और लड़की शांत बैठी रहती है। इसी बीच जो उसका देवर रहता है एक दिन लड़की के कमरे में जाता है और अपनी भाभी के साथ बातचीत करते करते भाभी को टच करने लगता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन जो लड़की रहती है पिंकी, वह मना कर देती है, कहती है देवर जी जो कर रहे हो यह गलत है, मैं किसी और की पत्नी हूं और मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकती हूँ। अब वह देवर को डांट के वहां से भगा देती है। देवर जाके अपनी माँ से सारी बात बताता है। दरअसल सास भी चाहती थी कि देवर के साथ वह शारीरिक संबंध बनाए, उसका लड़का अगर सही नहीं हो रहा है तो छोटे वाले लड़के के साथ वह शारीरिक संबंध बनाए, बच्चे को जन्म दे, ताकि समाज में उसकी इज्जत बची रहे। अब समाज में इज्जत के नाम पे लड़की के साथ खिलवाड़ होने लगता है। अब लड़की को बीमारी के नाम पर लड़की को भी एक दिन डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर से इलाज कराकर उसे नींद की दवाइयां दिला दी जाती हैं। अब लड़की जब नींद की दवा खाकर सोती है, नींद में रहती है, तभी ससुर कमरे में जाता है और लड़की के साथ छेड़खानी करने लगता है, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। लड़की की आंख जब खुलती है तो लड़की देखती है कि उसके कमरे में उसके साथ ससुर सो रहा है और वह जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। लड़की चौंक कर रुक जाती है और ससुर से झगड़ा करने लगती है।
इसी बीच जब ससुर से झगड़ा करने लगती है तो ससुर और उसकी सास भी आ जाती हैं और दोनों मिलकर लड़की को मारने लगते हैं, उसकी पिटाई करने लगते हैं। कहते हैं कि जो तुम चाहती हो और जो तुम सुनना चाहती हो यह सही है, लड़का नपुंसक है वह कभी सही नहीं हो सकता है। हमने तो शादी सिर्फ दहेज के लिए की थी। दरअसल दहेज में 25 लाख रुपए और एक 4 व्हीलर गाड़ी मिली थी। और जब पिता यह बात कहता है, ससुर यह बात कहता है, लड़की सुनकर दंग रह जाती है, रोने लगती है। अब आए दिन उसको गोली खिलाकर अपने ही माँ बाप से लड़की को बात नहीं करने दिया जाता है, उसका फोन ले लिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। माँ बाप जब फोन करते हैं तो कभी दूल्हा बात करता, कभी सास ससुर बात करते हैं। किसी किसी दिन धमकी देकर के सामने बात कराई जाती है। अब लड़की के साथ अत्याचार होने लगता है। फिर ससुर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर बेटा कुछ नहीं कर सकता है तो मैं तुम्हारे बच्चे को जो है जन्म दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ वह सारी खुशी दूंगा। लेकिन लड़की तैयार नहीं होती है। इस पर उसकी कई बार कभी पति तो कभी सास पिटाई करते हैं। अब देवर इस बात से नाराज रहता है कि ठीक है, जब भाभी नहीं तैयार हो रही हैं, अब समाज में जो होगा होगा, देखा जाएगा। वो अपने भाभी से कहता है ठीक है भाभी, अगर आपको नहीं यह सब मंजूर है तो आप चले जाइए। लेकिन घर वाले अब देवर को भी डांटते हैं, छोटे बेटे को भी, और भाभी को जाने नहीं देते हैं उसके। अब एक दिन जब उसके पिता का फोन आता है, जबरदस्ती करता है कि आखिर बेटी कहाँ है, आप लोग बात नहीं करा रहे हैं, आज हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम है, उसे लेते आओ। लड़का तैयार होता है और लड़की से कहता है कि ठीक है तुम तैयार हो जाओ। लड़की की बुरी स्थिति रहती है, चमकते हुए चेहरे में आई थी और चेहरा जो है बिल्कुल, कहते हैं कि हरा भरा जो चेहरा था वो बिल्कुल सूख चुका था। लड़की दर्द में थी। एक तो अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाएगी, समाज को क्या मुंह दिखाएगी, अपनी सहेलियों से क्या कहेगी, लोगों से क्या कहेगी, और एक ससुराल वालों का जो जुल्म था। और सबसे बड़ी चीज थी, जो उसके अरमान थे वह टूट चुके थे, जो खुशियां थी वह टूट चुकी थी। उसका पति ही फ्लॉप था। अब पति उसका लेकर उसे बस स्टैंड जाता है और बस स्टैंड ले जाकर वहीं बस पे बैठाता और कहता है कि तुम चलो मैं अभी आता हूं। पत्नी बस से उतर जाती है और वह पति वहां छोड़कर अपनी पत्नी पिंकी को मनीष गायब हो जाता है। पत्नी कई घंटों इंतजार करती है। जब पति का कुछ पता नहीं चलता है तो पत्नी अपने मायके किसी के फोन से फोन करती है और सारी बात बताती है। मायके में उसके पिताजी और उसकी मां रोने लगती हैं कि यही मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों होना था। जब ऐसा ही था तो लोगों ने शादी ही क्यों की अपने बेटे की, किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद की। अब माँ बाप आते हैं और बेटी को लेकर कार से कोतवाली जाते हैं, शहर कोतवाली एटा के, और वहां जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायत दर्ज कराते हैं तो लड़की रो रो कर कोतवाल साहब के सामने सारी बात बता रही थी। वहां सभी छोटे मोटे अधिकारी भी बैठे थे। लोग हैरान थे ऐसी घटना से। फौरन ही पुलिस वाले एक्टिव होते हैं और एटा शहर कोतवाली के अंतर्गत ही जो कॉलोनी रहती है वहां जाकर उसके घर पर सास ससुर को गिरफ्तार करते हैं। और जो भाभी रहती है वह देवर को छोड़ देती है। लेकिन सास ससुर और उसके पति के जुल्मों की दास्तां सुनाने के बाद पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर दहेज व हत्या करने के जुर्म में कई ऐसी संगीन धाराएं लगाकर सास ससुर और उसके बेटे यानी कि दुल्हन के पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। दरअसल ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत सुनने को आ रही हैं कि दहेज के लोभी लोग अपनी बेटे की कमियों को जानते हुए भी ऐसी हरकतें करते हैं, दहेज में ले लेते हैं। और जब बेटा कुछ करने के लायक नहीं होता है, बच्चा पैदा करने के लायक नहीं होता है, तो कभी देवर, तो कभी पड़ोसी, तो कभी खुद, तो कभी रिश्तेदारों के साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ लड़कियां मान जाती हैं, अपने माँ बाप की इज्जत को बचाने के लिए, अपने सम्मान के लिए छुप जाती हैं और अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करती हैं। लेकिन बहुत सारी जो लड़कियां ऐसी होती हैं वह डट कर मुकाबला करती हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आता है कि जरूर उन लड़कियों को, उन बहनों को इंसाफ मिलता है। लेकिन जब भी किसी बहन के साथ इस तरह की हरकतें होती हैं, बहन को डट कर मुकाबला करना चाहिए और बिना डरे माँ बाप को बताने की कोशिश करना चाहिए, चाहे परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। ऐसा समय की तलाश करनी चाहिए कि वह घर से बाहर निकल सके और जाकर थाने पे, कोतवाली में, पुलिस के पास सारी अपनी शिकायतों को दर्ज करानी चाहिए। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। यह जो खबर है यह अमर उजाला के माध्यम से ली गई है और भी कई वेबसाइटों पर यह खबर उपलब्ध है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सोहन लाल सेठिया है।
सुरेंद्र उपाध्याय हैं, मनीष चटर्जी हैं, सोहनलाल सेठिया व्यूअर राजस्थान के रहने वाले हैं। ये भाई काफी अच्छा कमेंट करते हैं, आपका कमेंट पढ़कर बड़ा अच्छा लगता है, आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। सतीश गुप्ता हैं, हिमांशु राय है, दिलीप कुमार कानपुर से हैं, फैजल खान राजस्थान से हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। अगर किसी भाई का नाम छूट गया है तो आने वाली कल की वीडियो में जरूर लिया जाएगा। चलते चलते कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कह दूं। बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी कितने बजे आती है, तो मैं बता दूं कि शाम 7:30 बजे कहानी आती है। और नोटिफिकेशन की बटन आप लोग जरूर ऑन कर लें, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। जिन साथियों ने नोटिफिकेशन का बटन ऑन करके रखा है, बेल आइकन का बटन ऑन करके रखा है, उन पर समय से वीडियो की नोटिफिकेशन भी जाती है। और जो भी कमियां हैं वह आपको उन कमियों में जल्द सुधार देखने को मिलेगा। जैसे बहुत सारे साथी कहते हैं कि थोड़ी बहुत आवाज़ माइक से फंस के आती है या फिर बैकग्राउंड आता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से कहानी सुना पाऊँ। अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।